हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो है करंट अफेयर्स क्विज के ऊपर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं मैं आज आपके लिए 17 और 18 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हमने बस वही करंट अफेयर्स इंक्लूड करे हैं जो हमें लगता है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पढ़ना जरूरी है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज ऐड करी है, दैट इज बोनस क्वेश्चंस। तो वो क्वेश्चंस भी हमारे इन 2 दिनों के करंट अफेयर से ही निकाले गए हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आई वांट कि आप खुद उन क्वेश्चंस पे कुछ रिसर्च करें, जिससे आपको वो क्वेश्चंस और उनसे जुड़ी हर चीज हमेशा याद रहे। तो उन क्वेश्चंस के आंसर आप इस वीडियो के कमेंट में पोस्ट करिए और इसी के साथ इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ अपलोडेड रहेगी अलॉन्ग विद वो 3 बोनस क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आज ही ज्वाइन करिए। सो गाइस, आइए चलते हैं आगे। लेट्स फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। Question 1. How much amount was approved as dividend to central government by Reserve Bank of India? तो हर साल आरबीआई दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने सरप्लस में से, मतलब जो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ अमाउंट एज डिविडेंड वापस करती है। तो इस साल 2020 में आरबीआई ने कितना डिविडेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया? तो इसका आंसर है आंसर सी, दैट इज 57,128 करोड़। तो अगर हम एक आरबीआई के बारे में बहुत ही पेक्यूलियर फैक्ट की बात करें, बहुत ही अननोन फैक्ट की बात करें, तो वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर आरबीआई का जुलाई से जून चलता है। मतलब जहां सारे बैंक्स का और बाकी सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को खत्म होता है, वहीं आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो जुलाई से चालू होकर जून में खत्म होता है। तो इस बार आरबीआई ने बोला है कि नेक्स्ट ईयर से वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब उनका करंट फाइनेंशियल ईयर बस 9 महीने का ही बचेगा। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 आरबीआई कितने महीने का है? वो बस 9 महीने का है। मतलब जुलाई से चालू होगा और मार्च में खत्म हो जाएगा। अब जहां भी आरबीआई के डिविडेंड की बात होती है वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी सामने आती है, वो है जलान कमेटी। तो ये जलान कमेटी क्या है? तो भाई आरबीआई के एक फॉर्मर गवर्नर थे जिनका नाम था बिमल जलान। उन्होंने कमेटी फॉर्म करी थी अपने अंडर, जिसमें उन्होंने कि आरबीआई हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड देने के लिए अधीन नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि आरबीआई हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिविडेंड दे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स में ही डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, जैसे कि इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स होगा जैसे कोरोना टाइम। क्वेश्चन 2. The world group which has launched project Nirman Shri for enhancing the women's skill towards house construction sector. तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक नया प्रोजेक्ट चालू करा है, उसका नाम है निर्माण श्री, जो विमेन के स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा उनकी। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। तो ये निर्माण श्री प्रोजेक्ट यूरोपियन यूनियन इंडिया में चालू कर रहा है और मेजरली किन स्टेट्स में चालू कर रहा है? ये ओडिशा और महाराष्ट्र में चालू होगा ये निर्माण श्री प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? वो है 1 मिलियन यूरो। और इस प्रोजेक्ट में यूरोपियन यूनियन की हेल्प करेगा एक इंडियन एनजीओ, तो उसका नाम है हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया, और ये कंट्रीब्यूट करेंगे 90% और 10% के रेशियो में। अब इस प्रोजेक्ट की और बात करें तो इस प्रोजेक्ट में टोटल 3000 विमेन को ट्रेन करा जाएगा। किन किन स्किल्स में? भाई उनको स्किल करा जाएगा प्लम्बिंग में, उनको सिखाई जाएगी इलेक्ट्रिक फिटिंग, कारपेंट्री, मैसनरी और वो सारे के सारे काम जो भी हाउस कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट में बहुत बड़ा बूस्ट मिल सके इंडिया को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहां है? तो भाई यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में, जो कि बेल्जियम में है। वहीं अगर क्वेश्चन आता है कि हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है? वो है हमारा मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 3. Prime Minister of India launched NDHM on 74th Independence Day in his speech. What is the full form of D in NDHM? Option A deep, option B district, option C digital, option D development. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज डिजिटल। और एनडीएचएम का फुल फॉर्म क्या है? वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। तो ये एनडीएचएम है क्या? तो भाई एनडीएचएम के टोटल 6 पार्ट हैं। उनमें से एक पार्ट है हेल्थ आईडी, एक है डिजी डॉक्टर, एक है हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, एक है पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, एक है ई फार्मेसी और लास्ट है टेलीमेडिसिन। इसमें से जो पहले के 4 हैं वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेशन में है और जो बाकी के 2 हैं उनको इंप्लीमेंटेशन में आना बाकी है। और ये वाला प्रोजेक्ट अभी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज में चालू हुआ है एज अ पायलट प्रोजेक्ट, और इसकी सक्सेस को देखने के बाद इसको ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करा जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एनडीएचएम में टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का कर रही है गवर्नमेंट? तो टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है 470 करोड़ का। और अगर हम एनडीएचएम के बेनिफिट्स की बात करें कि इंडिया में सारे सिटीजन को एक हेल्थ आईडी प्रोवाइड करी जाएगी, उस आईडी के थ्रू और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री के थ्रू
हमारे सारे नागरिक सही डॉक्टर को सही टाइम पे ढूंढ पाएंगे, हमारी अननेसेसरी डुप्लीसिटी भी बंद होगी। जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है एक्सरे करवाओ, सेकंड डॉक्टर कहता है एमआरआई करवाओ, थर्ड डॉक्टर कहता है पीईटी स्कैन करवाओ। तो ये सारे के सारी चीजें हमारे अब हेल्थ आईडी और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में सेव हो जाएगी। तो अगर हमने ये एक बार करा लिया तो हमें बार बार कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Question 4. UK launched 3 million euro fund for India to tackle COVID-19 challenges and climate change. What is the name of that fund? Option A, Innovation Challenge Fund. Option B, Creativity Challenge Fund. Option C, Data Sciences Challenge Fund. Option D, Artificial Intelligence Challenge Fund. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज इनोवेशन चैलेंज फंड। तो इस फंड में यूनाइटेड किंगडम टोटल 3 मिलियन यूरो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, और वो 3 मिलियन यूरो मेजरली दो स्टेट्स में इन्वेस्ट करने वाला यूनाइटेड किंगडम, वो है महाराष्ट्र और कर्नाटका, जिसमें महाराष्ट्र को मिलेगा 1.5 मिलियन और कर्नाटका को मिलेगा 1.5 मिलियन। इसमें महाराष्ट्र को जो 1.5 मिलियन मिल रहा है फ्यूचर मोबिलिटी डेवलप करने के लिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए। वहीं जो कर्नाटका को 1.5 मिलियन मिल रहा है वो मिल रहा है उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्वेश्चन 5. AIFF and SAI jointly launched which web portal to promote football in the country and to attract small children towards football? Option A, E-Class. Option B, E-Pathshala. Option C, E-Training and Option D, E-Coaching. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज E-Pathshala। मतलब AIFF और SAI मिलकर एक वेब पोर्टल चालू कर रहे हैं जिसका नाम है E-Pathshala। इस पोर्टल के थ्रू वो कंट्री में फुटबॉल को प्रमोट करना चाहते हैं, उसी के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं उनको भी फुटबॉल की तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इसमें AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, वहीं SAI का फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इस इनिशिएटिव में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मदद कर रहा है स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बाकी बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज भी। क्वेश्चन 6. इन हुज ऑनर डू वी सेलिब्रेट गुड गवर्नेंस डे? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन डी, मनमोहन सिंह। तो भाई गुड गवर्नेंस डे हम किसकी याद में मनाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज अटल बिहारी वाजपेयी। तो हर साल 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। भाई 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का बर्थडे है, तो उनको सम्मान देने के लिए और उनके पॉलिटिकल करियर को सल्यूट करने के लिए हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं उनके बर्थडे वाले दिन। और इस क्वेश्चन से जुड़ा एक करंट अफेयर क्या है कि एमपी और यूपी में एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका नाम है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। उस एक्सप्रेसवे का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है, उसका नाम रखा है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। और इसी के साथ अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देने के लिए भोपाल में उनका एक बहुत बड़ा स्टैचू भी सेटअप करा जाएगा। तो भाई अगर हम ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे की बात करें तो वो एमपी और यूपी को कनेक्ट करेगा। क्वेश्चन 7. विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल अपनाए अ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग? ऑप्शन ए, SBI। ऑप्शन बी, HDFC। ऑप्शन सी, PNB या ऑप्शन डी, UBI। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने एक डिजिटल अपनाए करके एक नया कैंपेन चालू करा है जिसमें वो डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं। और इसी के साथ कोरोना टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने बोला है कि जितने लोगों को वो डिजिटल अपनाए के थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और जितने लोग पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू फर्स्ट टाइम पेमेंट करेंगे, उस हर पेमेंट के अगेंस्ट पंजाब नेशनल बैंक 5 रुपए डोनेट करेगा पीएम केयर्स फंड को। अब जहां हम बोलते हैं कि बैंकिंग करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं जिस बैंक के बारे में बात हो रही होती है उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बैंक का नाम है पंजाब नेशनल बैंक। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। तो इस करंट अफेयर के साथ आपको ये स्टैटिक पार्ट भी याद करना है। क्वेश्चन 8. ऑड वन आउट. Which of the following is not being a part of commemorative postage stamps and one miniature sheet on UNESCO World Heritage Site in India by India Post? Option A, Sarkhej Rosa. Option B, Church of Bom Jesus. Option C, Javeri Temple या Option D, India Gate। तो भाई हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडिया पोस्ट ने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ऑनर करने के लिए उनके लिए कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स इशू करे हैं। तो इन ऑप्शंस में से वो कौन सी जगह है जिस साइट के लिए उन्होंने स्टैंप इशू नहीं करा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंडिया गेट।
देखिए इंडिया पोस्ट ने टोटल 5 स्टैम्प्स इशू करे थे 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए। इनमें से 3 का नाम ये है और इंडिया गेट उन स्टैम्प्स में से एक नहीं है। तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वो बाकी के 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन से हैं जिनके लिए पोस्टेज स्टैम्प्स इशू करे गए। देखिए इसी के साथ क्वेश्चन हमें ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद ये भी पूछ सकता है कि ये सारे रिस्पेक्टिव साइट्स किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। तो देखिए इंडिया गेट की बात करें तो वो दिल्ली में है। झावेरी टेम्पल की बात करें तो ये खजुराहो में है। चर्च ऑफ बॉम जीसस की बात करें तो ये गोवा में है। वहीं सार्केस रोजा की बात करें तो ये अहमदाबाद में है। क्वेश्चन 9, Who won the Spanish Grand Prix 2020? That is fourth race of the season at the Circuit de Barcelona, Catalunya, Spain. Option A, Max Verstappen. Option B, Valtteri Bottas. Option C, Lewis Hamilton. या ऑप्शन डी, Sebastian Vettel. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज लुइस हैमिल्टन। देखिए इस क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताता हूं कि ये रेस जीतने के बाद लुइस हैमिल्टन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने वाले पर्सन बन गए हैं। उसी के साथ वो अभी तक टोटल 156 दैट इज फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक में से एक वो 156 बार ला चुके हैं। 88 बार वो F1 रेसेस जीत चुके हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है बिकॉज लुइस हैमिल्टन अब दुनिया के सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने वाले पर्सन बन चुके हैं। Question 10, Who authored a new book titled Full Spectrum India's Wars 1972-2020, which is the comprehensive account of war and conflict in contemporary India over the past 5 decades? Option A, Arjun Subramaniam. Option B, Arvind Adiga. Option C, Kamala Markandeya. या ऑप्शन डी, सिद्धार्थ धनवंत सांघवी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज अर्जुन सुब्रमण्यम। तो देखिए जैसा कि अभी तक मैं आपको हर वीडियो में बोलता आ रहा हूं कि देखिए इंडिया इस टाइम अपने डिफेंस पे बहुत ज्यादा काम कर रहा है कि जहां मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट में इतना हेवीली इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए डिफेंस और डिफेंस पर्सन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस बुक का नाम है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर्स 1972 टू 2020 और ये फोटो है हमारी कारगिल वॉर पे जो हमारी जीत हुई थी हमारी फाइनल सिग्नेचर्स की। तो आपको ये क्वेश्चन याद करना है बिकॉज इस क्वेश्चन के एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Question 11, which state government launched scheme namely Butlu ke Bol and Padhai Tohar Para to help students to get education in this tough times? Option A, Odisha. Option B, West Bengal. Option C, छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज छत्तीसगढ़। भाई छत्तीसगढ़ ने 2 नई स्कीम्स चालू करी हैं, एक का नाम है बुटलू के बोल और दूसरी का नाम है पढ़ाई तोहार पारा। तो भाई इतने टफ टाइम्स में जहां हर चीज बहुत मुश्किल हो गई है, वहीं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ये एक इनिशिएटिव है जहां गवर्नमेंट स्कूल और बाकी सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ा स्टेप है जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया है ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। और जहां कोई भी स्टेट इंपॉर्टेंट होता है उसी के साथ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उससे जुड़े स्टैटिक पार्ट। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो उनके सीएम का नाम है भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और छत्तीसगढ़ के गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं बिकॉज ये ऑल टुगेदर सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन 12, which state government has launched Yellow Chain, a centralized e-commerce platform to promote local business and entrepreneurship in the state? Option A, मेघालय, ऑप्शन बी, नागालैंड, ऑप्शन सी, मणिपुर या ऑप्शन डी, मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। तो भाई नागालैंड की स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए येलो चेन चालू करा है जिसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बूस्ट दिया जाएगा। तो भाई इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वहां के लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा? भाई ये प्लेटफॉर्म लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। तो भाई जो उन्होंने ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चालू करा है इस पे आप प्रोडक्ट तो खरीदोगे ही, उसी के साथ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर्स अपनी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं और कस्टमर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स को। मान के चलिए किसी को कारपेंटर की जरूरत है, किसी को हेयर ड्रेसर की जरूरत है या किसी को प्लम्बर की जरूरत है या किसी को इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है, ऐसी बहुत सारी चीजें नागालैंड गवर्नमेंट येलो चेन प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है। Question 13, Indian Railways is constructing the world's tallest pier bridge as a part of the North-East Frontier Railway Zone's Jiribam Tupul Imphal line project in which state? तो भाई क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इंडियन रेलवेज दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज बनाने जा रहा है जो इंडियन रेलवे के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज किस स्टेट में सेटअप होने जा रहा है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड या ऑप्शन डी आसाम। तो देखिए अगर हम पियर ब्रिज की बात करें तो पियर ब्रिज कुछ ऐसा दिखता है
जिसमें ये चीज जो होती है, ये बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, इसको बोला जाता है पियर। तो इसको मिला के इस ब्रिज का नाम बनता है पियर ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मणिपुर। तो देखो, अगर हम इस ब्रिज की बात करें तो ये टोटल ब्रिज की हाइट है 141 मीटर्स और ये बन रहा है रिवर इजाई पे, जो कि मणिपुर से पास होती है। और इस ब्रिज को बनाने में इंडियन रेलवे टोटल 280 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। और अब मणिपुर से जुड़े को स्टैटिक पार्ट की बात करें तो मणिपुर के सीएम का नाम है नोन्थोम्बांग बिरेन सिंह, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा अकबर अली हेपतुल्ला। क्वेश्चन 14, नीति आयोग has selected which company to help it to modernize IT infra for aspirational districts program? ऑप्शन ए TCS, ऑप्शन बी Oracle, ऑप्शन सी विप्रो या ऑप्शन डी इंफोसिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी Oracle। तो नीति आयोग ने Oracle को सिलेक्ट करा है अपने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप और मॉडर्नाइज करने के लिए। तो देखो, अब अगर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बात करें तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम एक नीति आयोग का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसमें इंडिया की 112 सबसे पिछड़ी हुई डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड करेंगे इसमें। क्वेश्चन 15, which institute along with ISRO developed a sustainable process for making brick-like structures named space bricks on the surface of moon? ऑप्शन ए IIT इंदौर, ऑप्शन बी IISc बैंगलोर, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे या ऑप्शन डी IIT रोपड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज IISc बैंगलोर। तो इसका मतलब इसरो और IISc बैंगलोर मिलके स्पेस ब्रिक्स बना रहे हैं। इन ब्रिक्स की खासियत क्या है कि ये मून के सरफेस को रिजेंबल करेंगी। क्वेश्चन 16, नेम द इंडिजीनियस पोर्टल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DPP which was launched by डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह recently? ऑप्शन ए समर्थ, ऑप्शन बी समाधान, ऑप्शन सी परिवेश या ऑप्शन डी सृजन। तो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन DPP, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसने एक इंडिजीनियस पोर्टल डेवलप करा था। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सृजन पोर्टल। और इस पोर्टल की खासियत क्या है? तो भाई ये पोर्टल हमें सारी इंफॉर्मेशन देगा उन सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स की जो इंडिया ऑलरेडी या तो इंपोर्ट कर रहा था बाहर की कंट्री से या इंपोर्ट करने वाला था। तो उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल अवेलेबल कराएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, जिससे डिफेंस मिनिस्ट्री आत्मनिर्भर भारत को और प्रमोट कर सके और इंडियन इंडस्ट्रीज को ही प्रमोट करे वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सो गाइज, यहाँ पे हमारे 17 और 18 अगस्त के सारे मेजर करंट अफेयर्स खत्म होते हैं, बट इन्हीं के साथ हमने कुछ बोनस क्वेश्चंस रखे हैं आपकी इंडिपेंडेंट और पर्सनल प्रैक्टिस के लिए। तो क्वेश्चन 1 है ये, क्वेश्चन 2 है ये और क्वेश्चन 3 है ये। और ये क्वेश्चन स्टार मार्क्ड है, मतलब ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हे गाइस, आई होप आप सब लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस, वी एट द अल्फा बैंकर आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप सबको हम बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाए, बट उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का फीडबैक। सो गाइस, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या चीज अच्छी लगी जिसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और क्या चीज आपको लगा कि हम इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप नए हैं इस चैनल पे देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकन, जिससे आपको मिल सके इस चैनल की हर वीडियो सबसे पहले। सो गाइज, इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंकर चैनल के साथ और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके प्रिपरेशन को इजी कर सकें। सो गाइज, टेक केयर टिल द नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग ऑफ, माय नेम इज चिराग चोपड़ा।